from Sakshi. Apart from Sakshi, nobody. If there is anybody, तो हाँ जी, it gave power and control over the Bombay and Madras also. ठीक है, नहीं वो पहले भी था. बेसिकली उस पावर को एक्सटेंड करेंगे, गवर्नर जनरल की पावर को एक्सटेंड करेंगे. दैट इज लाइक वर्थलेस पॉइंट. आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट दिस वन हियर. और तो कोई नहीं है साक्षी के अलावा जो नया बच्चा है. एक्चुअली अभी हम जो कर रहे हैं कंपनी रूल कर रहे हैं. 3 एक्ट्स हैं छोटे छोटे. इसके बाद में आपको सबको क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहां से फिर बेसिक हो जाएगा. तो इनको मैं बैकग्राउंड में आपको करा दूंगा किसी को जिसको नहीं आए. अच्छा, प्रिया का भी पहला क्लास है. ठीक है, चलिए शैल आई कंटिन्यू. लेकिन इसमें नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813. अभी तक एक बेसिक आप ये समझ लीजिए कि ऑल दीज आर द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट and implemented in territories under the British control. मतलब इंडिया में भी किसकी बात कर रहे हैं? ओनली दोज टेरिटरीज विच वर डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट नहीं होगा. किस पे इंप्लीमेंट होगा लॉ? पहली बात तो लॉ इज बीइंग पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और इंडिया में किस पे इंप्लीमेंट होगा? केवल और केवल ब्रिटिश इंडिया पे इंप्लीमेंट होगा. दोज टेरिटरीज विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी. उनके अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया पे इंप्लीमेंट नहीं होगा. एक तो ये बेसिक है. उनमें से नेक्स्ट आता है आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1813. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट. रीजन क्या है इसका? एक तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही, इसलिए भी है. दूसरा ये इंडिया में काफी सारे चेंजेस लेकर आएगा. क्या क्या लेकर आएगा एक बार देखते हैं इनको. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोहिबिटेड द कंपनीज मोनोपोली हियर इन द इंडिया. पहली बात तो क्या करेगा? अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है विच वॉज एंजॉइंग द मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को कंप्लीटली क्या कर देगा? इंडिया से अबॉलिश कर देगा, खत्म कर देगा. अब इसमें क्या बचेगा? लेकिन एक तो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, इन दो को छोड़ दें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में अब कोई मोनोपोली नहीं होगी. लेट मी एक्सप्लेन दिस वन. 1600 to 1813 यहां तक इंडिया में ट्रेड करने का, ब्रिटिश की तरफ से इंडिया में ट्रेड करने का पावर और राइट वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली. उसके अलावा कोई भी और प्राइवेट एंटिटी ब्रिटेन की तरफ से इंडिया में नहीं आ सकती थी ट्रेड करने की. कब से कब तक का बता रहा हूं मैं? 1600 to 1813. मतलब लगभग कितना हो गया? 200 ईयर्स का पीरियड है ये. एंड विद इन द पीरियड ऑफ 200 ईयर्स इट वॉज द मोनोपोली एस्टैब्लिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली टू ट्रेड विद इंडिया. Apart from East India Company, no company was allowed from the Britain to represent Britain here in the trade market of India. केवल एक था. लेकिन अब यहाँ से क्या करेंगे? इसकी पावर को कम करेंगे, मोनोपोली को हटाकर अदर कंपनीज पर इंट्रोड्यूस किया, आप भी ट्रेड कर सकते हो. पहली बात तो ये हो गया. तो इसमें क्या फायदा मिलेगा? एक इसमें एक्सेप्शन रहा है. अब भी टी का जो पार्ट है वो किसके पास में रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रहेगा. और अगर चाइना से कोई ट्रेड करना है तो भी ये पावर किसका होगा? अकेले ईस्ट इंडिया का. माई क्वेश्चन इज बाय टी ओनली. इसमें इंडिगो भी आ सकता था, इसमें व्हीट या और भी कुछ आ सकता था. टी ही क्यों है? चाय क्यों है? चाय अच्छी होती है इसलिए. व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड द टी? एक्सपोर्ट. तो व्हाट अबाउट द इंडिगो? एरिया कम था. पूरा सदर्न इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक. सी हाँ ठीक है. इसलिए क्या अच्छी टी है तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले? और कोई लॉजिक इसके अलावा? सी चल हाँ कोई बता रहा है? हाँ बेटा कौन से बताइए थोड़ा. सी इंडिया में द प्लांटेशंस ऑफ टी एंड इंडिगो both were introduced by like a kind of we can say structural plantation of tea and indigo. Both were introduced by Britishers only. That too by East India Company only. Initially तो कौन आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है. इंडिगो का कल्टीवेशन खत्म हो गया है. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ डाइज.
डाइज आ चुकी हैं आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में, दैट्स वाई इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिया से खत्म हो गया है। तो नाउ सेकंड क्या बच रहा है प्लांटेशन में? टी। इज दैट क्लियर? नो कॉफी नथिंग, केवल किसकी बात कर रहे हैं? ये टी की बात। तो पहली बात तो ये था कि टी को जीरो लेवल से इंडिया में प्रोड्यूस करने का जो पार्ट है वो किसने प्ले किया था? दिस पार्ट वाज प्लेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली। दैट्स वाई उनकी मोनोपोली अभी भी इस पे कंटिन्यू रखेंगे, ये नहीं छीना जाएगा। इसका लॉजिक क्या था दूसरा? बिकॉज दे साइंड long term association, they signed long term agreements with those peasants, those farmers who were indulged in the plantation of tea. Getting my point? एग्जाम्पल के लिए एक आज भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नाम सुना है आपने? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली एट द टाइम ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन एंड द टी कल्टीवेशन हियर इन द इंडिया, टी प्लांटेशन हियर इन द इंडिया। दे इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। 20 साल, 30 साल, 50 साल के लिए क्या कर रहे हैं वो आपके साथ में एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो अचानक से आपका मोनोपोली स्टैब्लिश हुआ है, अचानक से उसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं? अचानक से गायब नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 1813 में इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग इन टी। रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो पीरियड है वो भी काफी लंबे टाइम तक का एक्सटेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल 13 में ये आ रहा है, हो सकता है किसी के साथ में 1850 तक किया हुआ हो एग्रीमेंट, हो सकता है किसी के साथ में 1830 तक एग्रीमेंट हो। तो इसके लिए टी को जो है वो अलग से रखा जाए। इंडिगो क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिगो से पहले ही चुकी है, इसलिए उनका पार्ट खत्म हो जाएगा। बाकी सारे ट्रेड अपार्ट फ्रॉम दिस, बाकी सारे ट्रेड कैसे हैं? बाकी सारे ट्रेड आपके रिटेल टाइप के थे। रिटेल मीन्स लाइक स्पाइसेस मार्केट हो गया, समझ में आता है आप लोगों को? स्पाइस मार्केट हो गया, कॉटन मार्केट हो गया, उन सब के लिए उनको अलग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत नहीं थी। तो पॉइंट इज कि टी को इन्होंने बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है एज अ मीडियम ऑफ ट्रेड। सेकंड क्या आ जाएगा इसमें? ट्रेड विद चाइना। अब चाइना के साथ में क्या करते थे? व्हाट वाज द आइटम व्हिच वाज ओपियम? चाइना एक्चुअली वाज फेमस फॉर ओपियम। तो जितना भी ओपियम प्रोडक्शन था उसको अल्टीमेटली कहाँ लेकर जाते थे? उसको अल्टीमेटली ब्रिटेन लेकर जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और उनसे क्या बनता था? जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है ब्रिटेन का या नियर बाय जो भी यूरोपियन कंट्रीज का, उसमें ओपियम का एक बड़ा रोल। तो चाइना से तो क्या लेकर जा रहे हैं? मेन जो आइटम है वो क्या हो जाएगा? ओपियम। और इंडिया से मेन आइटम है वो क्या हो जाएगा? टी। इन दोनों पर ही मोनोपोली अभी तक किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। मेरी क्या लॉजिक है? चाइना को क्यों छोड़ा है? चाइना को एक्सेप्शन में क्यों डाला है इसमें? उसका भी लॉजिक यही था। आप आगे कभी आपका जीवन रहा, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ने का मौका मिला, तो आपको मिलेंगे चाइनीज ओपियम वॉर्स। देयर आर 2 ओपियम वॉर्स जिनमें डायरेक्टली इंटेलिजेंस किसका था? डायरेक्टली जो रोल प्ले करेंगे वो भी कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ओपियम और टी दोनों पर ही कंट्रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। दैट्स वाई दोनों ही जो पार्ट है वो एक्सेप्शन में रखे जाएंगे यहाँ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन? इज देयर एनी डाउट? यस, बोलो। हाँ, किसमें? China was a province, like China is a kind of, that time China is not today's China. That time China is a kind of princely states, जहाँ पर क्या है? छोटे छोटे प्रोविंसेस बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल तिब्बत was one of the province of China that time too, and China was famous for 2 items. One is silk and second is opium. हमको जो चाहिए, हमको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चाहिए दैट इज ओपियम, नॉट द सिल्क। रीजन? सिल्क ऑलरेडी पहुंच रहा है उनके बाजार तक थ्रू सिल्क रूट। इज दैट क्लियर? तो उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए इंडिया से तो चाहिए उनको टी एंड कॉटन, और वहां से क्या चाहिए? ओपियम। समझ में आ गया? मतलब कॉटन पे बैठ के ओपियम के जो आनंद है वो लिए जाएंगे। और ओपियम कहाँ से आएगा? चाइना से। ओपियम का मेन जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक मेन फैक्टर माना जाता है ओपियम को, आज भी माना जाता है। आप जितने भी देखें इंडिया के जो नॉर्थ वाली टेरिटरी में ही सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्यों है? क्या लॉजिक है उसका? बिकॉज हम ऑलमोस्ट किसके पास में है? देयर इज ओपियम ट्रायंगल और क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट। नाम सुना है आपने? गोल्डन क्रिसेंट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। और ये तीनों ही जो है वो किसके लिए फेमस है? ओपियम के लिए। इंडिया में आज भी इलीगल ट्रेड जो है वो होता है ओपियम का, आज भी आता है। सारे का मतलब उस टेरिटरी में जिनकी रीच है वो उनको कंज्यूम करते हैं। तो ये सब स्टार्टिंग का एक है। एक और आता है इंडिया के वेस्ट ईस्ट साइड में, गोल्डन ट्राइंगल, विच इज लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। ये तीन मिलकर क्या बनाते हैं? गोल्डन। दैट इज ऑल्सो ओपियम बेल्ट। वो भी कौन सा बेल्ट है? थाईलैंड है, सॉरी, लाओस है, थाईलैंड है एंड म्यांमार। तो ये क्या है आपका? ओपियम ट्राइंगल। एक तरफ ओपियम क्रिसेंट है, दोनों ही इंडिया, दोनों के बीच में। क्लियर है आपको ये वाली चीजें? तो लिख लो आप इसमें पहला पॉइंट, फिर एक एक करके बताएंगे। फर्स्ट,
prohibited the East India Company. It prohibited East India Company from its monopoly regarding the trade in India, except क्या नहीं आएगा regarding the trade in India except tea and trade with China. Except tea and trade with China. Except tea and trade with China. क्लियर है यहाँ तक? अब एक और चीज है, यहां से कंट्रोल तो एस्टेब्लिश हो ही गया है. उसका रीजन क्या था कि जो कंपनी का जितना भी इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंस था, कंपनी का जितना भी इंडिया में कंट्रोल था, अब से उनको बोला जाएगा ब्रिटिश प्रोविंस और ब्रिटिश सोवरेनिटी के अंडर में वो सारा प्रोविंस आना स्टार्ट हो जाएगा. कहने का मतलब जितना भी प्रोविंसेस इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर चुकी थी, इस एक्ट के थ्रू उनका नाम पड़ जाएगा ब्रिटिश प्रोविंसेस और ब्रिटिश सोवरेनिटी के अंडर में वो सारे प्रोविंस आना स्टार्ट हो जाएंगे. कहने का मतलब क्या हुआ, क्राउन रूल इस्टेब्लिश करने का ये प्राइमरी फेज है. अल्टीमेटली तो देखने को मिलेगा 1858 में, बट क्राउन रूल इस्टेब्लिश करने का दिस वन वाज द प्राइमरी फेज, जब पहली बार क्राउन रूल लेकर आने की बात की जाएगी. क्या है, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर टेरिटरी है, दैट टेरिटरी वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ क्राउन डायरेक्टली. क्या कहेंगे उसको, ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी या ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस बोलना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ तक क्लियर है? एक और है जिसके लिए ये फेमस है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मिशनरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. इंडिया में यहां से आगे आप देखेंगे कि इंडिया में यहां से आगे क्या होगा, अभी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का कोशिश किया जाएगा. और उसके लिए क्या किया गया, अपार्ट फ्रॉम दिस दे अलाउड दीज क्रिश्चियन मिशनरीज इन लाइक व्हाट दे कैन डू, they can introduce the western education here in the India, and उसके लिए अलग से annually 1 लाख रुपीस का प्रोविजन रखा गया था. What does that mean? कि जो भी आपकी कंपनीज है, जो भी आपका इंडिया में रूल प्ले करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में 1 लाख रुपया खर्च करेगा केवल और केवल वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. दैट टू वाया कौन करेगा, उसको करने के लिए कौन आएगा, क्रिश्चियन मिशनरीज. इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे 1813 के इस एक्ट के थ्रू अल्टीमेटली आप देखेंगे इंडिया में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिफॉर्मेशन एंड रेनेसांस रिफॉर्मेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. 1813 में आएगा ये, 1816-17 के आसपास पहली बार आ जाता है आपके आत्मीय सभा स्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय. तो बिगिनिंग ऑफ राजा राम मोहन रॉय. फिर कौन आ जाएंगे आपके, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. तो ऑल दोज रिफॉर्मिस्ट जो भी इंडिया में बन रहे हैं, जो रिफॉर्मर्स हैं, all those reformers were introduced at the time when Christian missionaries were introduced in 1813. ये आएंगे, एजुकेशन लेकर आएंगे, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे आपके इंडियंस, और फिर एक नया ग्रुप जो है वो स्टार्ट होगा बंगाल से, जो इंडिया में रेनेसांस रिफॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा, रिवाइवल करेगा रिलीजन का. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब जो चीजें जो है वो जुड़ी हुई. एबल टू अंडरस्टैंड? यस, यू व्हाट दे आर डूइंग, they are introducing western culture through missionaries as well as western education, and for that they awarded 1 lakh rupees annually. कि लाइक हर साल कितना खर्चा करना है आपको, केवल और केवल वेस्टर्न एजुकेशन पे 1 लाख रुपीस कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा इंडियंस पे. इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक तो इंडिया का जो सोसाइटी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा रिलीजियसली. और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नया क्लास जो है वो डेवलप होगा, जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक पोटेंशियल मार्केट बनाएगा ब्रिटिशर्स के. नया क्लास कौन सा है, दैट क्लास जो इंग्लिश बोलेगा, भाषा और जिनकी इंग्लिश होगी, लैंग्वेज इनकी इंग्लिश होगी, लेकिन उनका जो बेसिकली रहन सहन होगा वो कैसा होगा, इंडियंस होगा. तो उन चीजों को फिल करने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कभी गांधी जी की पुरानी फोटो देखेंगे, तो व्हेन गांधी केम हियर फ्रॉम द इंग्लैंड, गांधी वाज नॉट दैट गांधी जिनको हम जानते हैं. हमने गांधी जी को देखा है कि एक सफेद सी क्या होगी, उनकी धोती होगी, ऊपर तन पे कपड़ा नहीं होगा, वो वाले गांधी जी देख के. That time the first picture of the Gandhi when he came here from the England, that time he was in suit. In fact आपने टक्सीडो में गांधी की फोटो मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पर. तो ये वो गांधी है जो वहां से गाले करा रहे हैं. अब मेंटेलिटी ऑफ द मिडिल क्लास कि अब इंडिया में भी हम ऐसे कपड़े पहनेंगे. गांधी जी बूट पहनकर आते हैं घुटनों तक के. समझ में आ गया? जो एक पूरा जो सिस्टम होता है कि लाइक जो ग्लास टांगने का एक जो पॉकेट होगा अलग से, वो गांधी जी लेकर आएंगे. डायरी के लिए अलग से जो वो एक वो आता है ना, आजकल जो देखते हैं कि बैग्स आते हैं ना ऐसे वाले, हाँ, तो ऐसा वाला जो गांधी जी पूरा
मतलब काइंड ऑफ हम कहें कि क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टड बनकर आएंगे इंग्लैंड से, धीरे धीरे फिर इंडिया में हवा लगेगी और थोड़े कमजोर हो जाएंगे. तो दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम जो ब्रिटिश इंडिया चाहती थी, एंड दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ लाइक ग्रुप जिसको अपन बोलेंगे मिडिल क्लास, जो अल्टीमेटली ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट करेगा, डिमांड जनरेट करेगा, जो सारे के सारे कहां से आएंगे, ब्रिटेन से तैयार होकर. इनफैक्ट वी कैन से कि दिस इज द बिगिनिंग जब खादी को हटाना स्टार्ट करेंगे और खादी की जगह पर फाइन कॉटन की शर्ट्स जो है वो इंडिया में आना स्टार्ट होंगे. एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन? हाँ जी, कुछ कह रहे हो? कह दो. नहीं, लिखो फिर. ठीक है. It allowed Christian missionaries to come. It allowed Christian missionaries to come in India. It allowed Christian missionaries to come in India and promote Western religion. Next point. Western religion. Next, it allowed in India that Western literature shall be promoted. It allowed in India that Western literature shall be promoted, for which a provision of 1 lakh rupees annually, for which the provision of 1 lakh rupees annually was made to spend on Western education. To spend on Western education. Write down in a box में या तो बंद कर लेना या फिर नोट में लिख लो. It's not part of this act. लिखें. The above provision of the act introduced. The above provision of the act introduced reformation in religion in India. Reformation in religion in India. कैसे कर रहे हैं तो क्लियर है. वेस्टर्न एजुकेशन आएगा, हम लोग थोड़े से पढ़ेंगे. आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था मैंने, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, the book written by राजा राम मोहन रॉय. It was written only after reading those books जो कहां से आई हैं, ब्रिटेन से या वेस्टर्न साइड से इंडिया में आई हैं. हम ये मानते हैं कि इंडिया का जो सेकंड पार्ट है, रिफॉर्मेशन का जो पार्ट है, इट वाज कंप्लीटली इग्नाइटेड बाय ब्रिटिश बुक्स और ब्रिटिश लिटरेचर ओनली. उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं कि इंडिया में ये सारा काम हो सके. फॉर एग्जाम्पल 1829 में सबसे पहले आएगा आपके अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम. वो लेकर आने का मतलब क्या था कि इंडिया में अब विमेन या फीमेल डिग्निटी को पहली बार आइडेंटिफाई करेंगे. एंड वन ऑफ द बेसिस, वन ऑफ द ग्राउंड of such kind of like identification of dignity was Western culture and the Western literature. पढ़ेंगे, समझ में आएगा, इक्वालिटी लेकर आएंगे, ये यहाँ से आएगी. Able to understand this one? तो इंडिया का एक पीरियड ऐसा था कि जब हमारा कल्चर बहुत एनरिच्ड है, बाद में बीच में खराब हो जाएगा, फिर से ये जो एक्ट है ये कुछ हद तक उसको और बेटर बनाएगा. Able to understand? इसको बंद कर दें. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नोट का हो गया पॉइंट? नहीं हुआ? हो गया? बॉक्स में बंद कर देना इसको. नेक्स्ट लिखें. Now the company's territory in India were considered the territories of British Crown, and subject to
the territories of British Crown and subject to the sovereignty of Britain. Subject to the sovereignty of Britain. तो क्या क्या है इसमें से एक बार फिर से देख लेते हैं. ट्रेड मोनोपोली वॉज अबॉलिश्ड, क्रिश्चियन मिशनरीज वर इंट्रोड्यूस. थर्ड क्या जाएगा, वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद 1 लाख रुपीज एनुअल एक्सपेंशन ऑफ मनी एक्सपेंसेस. एंड फिर क्या आएगा इसमें लास्ट कि जो टेरिटरी है वो किसका हो गया, अंडर द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश सोवर्जिनिटी. ये सारे पॉइंट जो है वो इसके पर्टिकुलर ऐड किया जाएंगे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार क्वेश्चन आया, पहली बार तो हमारे लिए ऐसे, दूसरा इंडिया के कल्चर को भी पूरा ये चेंज करने वाला है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. अब इंडिया में क्या लेकर आएंगे, अब इंडिया में लिखो एक और लास्ट पॉइंट लिख लो आप इसी में. बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मैकॉले मिनट, नाम सुना है मैकॉले? कौन है ये? मैकॉले मिनट was introduced. Macaulay Minute was introduced to introduce English. Macaulay Minute was introduced to introduce English as a medium of instruction. To introduce English as a medium of instruction. As a medium of instruction. मैकॉले मिनट बेसिकली देखो इंडिया में अभी बताया ना आपको कि जब वेस्टर्न एजुकेशन आ जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करेंगे अपन किसके थ्रू, दिस 1813 एक्ट के थ्रू. इससे क्या होगा, इंडिया में एक्चुअली देयर आर 2 फ्रैक्शंस ऑफ ब्रिटेन जो क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए. तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर देयर वर 2 ग्रुप्स जो ब्रिटिशर्स के ही हैं. एक का तो नाम हो जाएगा मैकॉले या एंग्लिसिस्ट इसको बोलते हैं, एंग्लिसिस्ट, और दूसरा हो जाएगा आपके ओरिएंटलिस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो बात करते हैं कि इंडिया की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उस मदर टंग में इंस्ट्रक्शन आना चाहिए. और ये किसकी बोलेंगे, ये कहेंगे कि हमको एक ऐसा मिडिल क्लास चाहिए जिस मिडिल क्लास का एजुकेशन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए. तो बेसिकली इंग्लिश को लेकर आने वाला जो है, इसके लिए फिर क्या बनाते हैं, एक कमेटी टाइप बनाते हैं, और कमेटी का हेड था लॉर्ड मैकॉले, दैट्स नोन एज मैकॉले मिनट. जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, मैकॉले मिनट. लॉर्ड मैकॉले का नाम वैसे भी सुना होगा आप लोगों ने. कौन है लॉर्ड मैकॉले? जो इंडिया में इंग्लिश को तो लेकर आएंगे, आगे जाकर सिविल सर्विस के लिए भी जो फर्स्ट कमेटी बनता है इंडिया में, उसको भी हेड कौन करता है, लॉर्ड मैकॉले को. उसके भी चेयरमैन कौन है, लॉर्ड मैकॉले को. अभी पढ़ेंगे, उसको आने वाला है वो हमारे लिए. यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगला चले, लिखें चार्टर एक्ट ऑफ 18 देना प्लीज एक बार बेटा. नोट में था, द अबव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्मेशन इन द रिलीजन इन इंडिया. द अबव प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्मेशन और रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन इंडिया. हो गया. नेक्स्ट चार्टर इज चार्टर एक्ट ऑफ अगेन 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 20 ईयर्स ऐड कर देंगे, देखेंगे. द फर्स्ट यहां से आएगा आपके, नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन जाएगा, बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ यूनियन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडिया. क्या देखा था अपन, एक बार फिर से देख लें. I told you earlier there were total 3 provinces, namely कौन कौन सा आएगा, एक तो है बॉम्बे, एक है मद्रास, और एक कौन सा है आपके बंगाल. These were the 3 provinces, those were under the control of company directly. फर्स्ट एक्ट में क्या किया था हमने, फर्स्ट एक्ट में हमने कहा कि ये दोनों would be under the control of Bengal,
स्टेट वाइज है, अभी कोई नेशन वाइज कुछ नहीं आया है, यूनियन कुछ नहीं है. दीज आर द टू एंटिटीज, दोज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल ओनली. नाउ ये जो बंगाल है अब क्या बन जाएगा, हु अर्लियर वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और द हेड ऑफ द बंगाल नाउ वुड बी आइडेंटिफाइड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या हुआ, राइट नाउ अब एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का पोस्ट एक्चुअल में पहली बार आ जाएगा यहाँ पर. ऑल्दो मैंने वहां भी आपको लिखाया था, दैट इज द बिगिनिंग. यहां से आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ही बन जाएगा. जीजी का मतलब पूरे इंडिया में अगर ब्रिटेन की तरफ से कुछ भी होगा तो वो अब होल्ड कौन करेगा, ये जीजी करेगा. इसका एक और मीनिंग निकलता है. क्या मीनिंग है, अगर किसी को इंडिया में सूट फाइल करना है, अगर हमको इंडिया में ब्रिटिशर्स के ऊपर सूट फाइल करना है तो लास्ट जो लेजिटिमेट पर्सन होगा वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल आपने मद्रास के गवर्नर पे कोई केस फाइल किया है तो लास्ट लेजिटिमेट पर्सन कौन होगा जिसकी हियरिंग करेगा, दैट वुड बी जीजी ऑफ इंडिया. अभी तक वो संभाल रहा था लेकिन अल्टीमेटली अब कौन हो जाएगा पावरफुल पर्सन, जीजी ऑफ इंडिया. एबल टू अंडरस्टैंड. तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब वो बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया को, पैन इंडिया को अभी कंट्रोल करेगा, उन टेरिटरीज को जिनमें देयर इज अ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इज दैट क्लियर. पहला कौन है, विलियम बेंटिक. नाम सुना है आप लोगों ने. विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. चलो तो इसको लिखेंगे पहले. नाउ इसी का लिखना है पहला प्रोविजन. नाउ द गवर्नर जनरल, नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became the governor general of India and now the governor general of Bengal became the governor general of India and the first such governor general was Lord William Bentinck. And the first such governor general was Lord William Bentinck. हो गया, लिखे. All the legislative powers, second point, all the legislative powers of Madras and Bombay provinces, all the legislative power of Madras and Bombay provinces were given to the GG of India, Governor General of India. Next point. The commercial functions of East India Company were taken away. The commercial functions of East India Company were taken away, and now it is purely an administrative body. With the main function, I am repeating, क्या कर लिया है? The commercial functions of East India Company were taken away, and now it is purely an administrative body which is responsible. ये पूरा था ना? With the main function to maintain law and order. With the main function to maintain the law and order in British India. To maintain the law and order in British India. हो गया तक? Last point. It tried to evolve
the open competition for civil services. It tried to evolve the open competition for civil services but failed. What is open competition? Open competition means now the Indians were allowed to participate. ये पहली बार होगा जब इंडियंस को सिविल सर्विस में अलाउड करेंगे. कौन सा एक्ट है ये? 1833. अब